नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गुदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 20 मार्च 2024 के जितने भी प्रमुख करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं उन पर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले यदि हम लोग बात करें आज के क्लास का कंटेंट क्या होने वाला है, तो उसमें दिल्ली लगातार जो है चौथे साल दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहरों में टॉप में आया है, जिस रिपोर्ट को जो है IQ एयर के द्वारा पब्लिश किया गया है। दूसरी न्यूज़ की बात करें तो मंगल ग्रह पर जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो कि एक्टिव वॉल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है, इसकी खोज हुई है। तीसरा इंपॉर्टेंट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि आज 20 मार्च 2024 को या प्रत्येक साल जो है 20 मार्च का जो दिन है इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार भी इंटरनेशनल डे फॉर हैप्पीनेस के लिए जो थीम रखी गई है, जो इसके विषय रखे गए हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के द्वारा मिशन 414 स्टार्ट किया गया है, 414 मिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, वो क्या है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अंत में जो है भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है इसको 2026 तक जो है सुचारू कर दिया जाएगा। 2026 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है दौड़ना शुरू कर देगी। तो इन सभी जो है इन तमाम न्यूज़ पर हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं आज की पहली न्यूज़। एयर रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जो है लगातार चौथे वर्ष दुनिया के सबसे टॉप पॉल्यूटेंट सिटी के रूप में जो है शामिल हुआ है। अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा विस्तार में करें तो सबसे पहले इसमें आएंगे कि भारत जो है ये दुनिया की तीसरे सबसे प्रदूषित देशों में आया है। अगर देखो देशों के हिसाब से हम लोग बात करें तो फिर देशों में जो है तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। लेकिन अगर राजधानी शहरों की बात करें तो राजधानी में जो है दिल्ली राजधानी टॉप में आया है, यानी कि सबसे जो है प्रदूषित शहर है, जो पूरे भारतवर्ष के लिए जो है एक चिंतनीय विषय है। पॉल्यूशन की मात्रा जो है लगातार इंक्रीज हुए जा रही है और इस रिपोर्ट को भारत जो है वर्ष 2023 में दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा है। यानी कि अगर शहरों की सूची में देखें तो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो है प्रदूषित शहर है। और इस पूरी सूची में जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है विश्व भर का वो है बांग्लादेश। मतलब एशियन कंट्रीज जो है सबसे पॉल्यूटेंट कंट्रीज में आई हैं और जिसमें जो है लगभग बांग्लादेश जो है वो 79.9, जो यहाँ पर PM का स्तंभ रहा है 2.5 का, तो ये जो है लगभग 79.9 के साथ बांग्लादेश जो है सबसे पॉल्यूटेंट सिटी है अमंग द वर्ल्ड, पॉल्यूटेंट जो है कंट्री है पूरे देश भर में। अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है दूसरे नंबर पर, उसके बाद जो है भारत पूरे विश्व में तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। चौथे नंबर पर इसके बाद ताजिकिस्तान, बुर्किना फासो, इराक, UAE, नेपाल, मिस्र और कांगो जो है ये हम लोग कह सकते हैं कि वो टॉप 10 कंट्रीज हैं जो कि पूरे विश्व में सर्वाधिक पॉल्यूटेंट कंट्रीज के रूप में शामिल हैं। यदि हम लोग बात करें तो सबसे प्रदूषित राजधानी शहर में जहां एक और भारत जो है इसको भारत की जो है दिल्ली शहर को पिछले 4 वर्षों में लगातार जो है सबसे पॉल्यूटेंट कैपिटल सिटी के रूप में जो है जाना गया है। यहां पर हम लोगों ने कैपिटल सिटी की बात की है और अगर शहरों की बात करें तो जो सर्वाधिक 10 पॉल्यूटेंट सिटीज हैं, सर्वाधिक जो है 10 प्रदूषित शहर हैं, उन प्रदूषित शहरों में से 9 शहर जो है भारत के जुड़े हैं, जिनमें से बिहार का जो बेगूसराय है ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट सिटी है। 3 कंसेप्ट्स को आप लोग याद रखिए फ्रेंड्स। अगर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट कंट्रीज के रूप में बात करें कि सबसे ज्यादा प्रदूषित देश क्या है, तो भारत तीसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी पूरे विश्व भर में अगर बात करें तो भारत में दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। और अगर भारत के शहरों की बात करें कि भारत के भीतर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो जो है बेगूसराय है बिहार में, वो सबसे ज्यादा जो है प्रदूषित शहर के रूप में जाना गया है। वहीं गुवाहाटी जो है इसके बाद दूसरे नंबर पर है असम में, और तीसरे स्थान पर जो है दिल्ली है एज सिटी, और दिल्ली एज कैपिटल सिटी जो है इसमें सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। अब एक नई रिपोर्ट के अनुसार जो है पिछले साल दुनिया के जो खराब वायु प्रदूषण वाले 100 शहर हैं उनमें से सिर्फ एक को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी जो है शहर हैं वो सारे के सारे जो है एशिया से ही जुड़े हुए हैं। जलवायु संकट और खराब जो है वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है पूरा एशिया, और एशिया जो है दुनिया भर में जो है अरबों लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि खिलवाड़ कर रहा है। सबसे ज्यादा जो है स्वास्थ्य की समस्याएं एशियन कंट्रीज में देखी जा सकती हैं। और ये जो रिपोर्ट दी गई है ये IQ एयर के द्वारा जो है पब्लिश की गई है, और IQ एयर का कहना है कि इनमें से अधिकांश शहर जो हैं, जिसमें से
टोटल जो 100 शहर हैं उनमें से 83 जो शहर हैं वो भारत में थे, और सभी जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता यानी कि जो एयर क्वालिटी है उस एयर क्वालिटी के जो भी डायरेक्शन से दिशा निर्देश थे उनसे लगभग जो है 10 गुना ज्यादा क्या हुआ है, लगभग 10 गुना से अधिक इन्होंने जो है उन एयर गुणवत्ता को जो है इंक्रीज किया है। मतलब जितना लिमिट होना चाहिए वायु गुणवत्ता का उससे जो है लगभग 10 गुना ज्यादा जो है इन शहरों में देखा गया है, जिसमें से 83 सिटीज आती हैं कहां से, भारत से। उत्तरी भारत के बिहार राज्य में जो 5 लाख की आबादी वाला शहर है बेगूसराय, ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी के रूप में भारत में दर्ज किया गया है। और यहां पर अगर हम लोग जो है एनुअल एवरेज अगर हम लोग पीएम की मात्रा देखें, वहां पर जो है पीएम 2.5 जो है इसकी सांद्रता लगभग 111.9 थी, और जो कि जो है WHO के अनुसार अगर देखा जाए तो जो इन्होंने दिशा निर्देश जारी किए थे WHO ने, तो उसके मुकाबले लगभग 23 गुना जो है अधिक है। एयर क्वालिटी अगर हम लोग बात करें, एयर IQ एयर रैंकिंग की बात करें तो इसके बाद जो है भारत शहर जो है गुवाहाटी और जो है दिल्ली और उसके बाद जो है मुलामपुर यानी कि जो पंजाब है, इनमें टॉप 4 कह लीजिए सिटीज में शामिल है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज हैं। तो ये खबर जो है चर्चा का विषय रहती है, क्योंकि लगातार पिछले जो है कई समय से देखा जाए तो भारत जो है लगातार जो हमारा एयर क्वालिटी है उसमें अपनी गुणवत्ता को और खोते चला जा रहा है, जो कि जो है एक कह सकते हैं वार्निंग फेज में हम लोग जो है अभी चल रहे हैं। अब यहां पर देखो ये जो हमारे पास में PM 2.5 है, आखिर में ये करता क्या है, देखिए ये पॉल्यूटेंट्स के जो है नेम से, पार्टिकुलेटेड मैटर्स के नाम से आप लोग जो है PM को जान सकते हैं। और ये जो पार्टिकुलेटेड मैटर है उसके द्वारा जब भी ह्यूमन के द्वारा या मानव के द्वारा जो है सांसें ली जाती हैं तो उस समय क्या होता है कि PM 2.5 जो है फेफड़ों के ऊतकों में जो है चला जाता है, और वहां पर जो है जो रक्त का प्रवाह है यानी कि जो ब्लड का फ्लो है, इस ब्लड के फ्लो को जो है क्या कर देता है, उसमें प्रवेश कर जाता है और उसको जो है रोकने का काम कर देता है। यह जीवाश्म ईंधन के दहन से, यानी कि अगर हम लोग कहें कि PM का उत्सर्जन कैसे होता है, ठीक है, तो जब भी हम लोग जो है फ्यूल्स जलाते हैं या जीवाश्म जलाते हैं तो उन फ्यूल्स के दहन से जो है ये निकलता है, जैसे CO2 की बात कर ले इत्यादि, तो इन सब में जो है PM 2.5 मिलता है। धूल भरी जो आंधियां आती हैं, तो जो डस्ट से भरी हुई जो आंधियां आती हैं, अगर वो सांस के साथ अंदर प्रवेश कर जाए शरीर में तो ये जो है नुकसान देती है। इसके अलावा जो है जंगलों की आग जैसे कई ऐसे स्रोत है जहां से जो है ये आता है, और इससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है अस्थमा की। तो इससे अस्थमा या भी जो है हार्ट डिजीज, हृदय रोग जो होते हैं, फेफड़ों की बीमारियां, कैंसर और अन्य जो श्वसन से संबंधित बीमारियां हैं यानी कि ब्रीदिंग से रिलेटेड जो भी डिजीजेज हैं, ये सारी जो है PM 2.5 के साथ में जो है स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम लोग इसी में बात करें तो एक अध्ययन में कहा गया है कि विशेष रूप से जो ये सूक्ष्म कण है यानी कि जो पार्टिकुलेटेड मैटर है 2.5, ये जो PM 2.5 है, इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये सबसे छोटा प्रदूषक है, द स्मॉलेस्ट पॉल्यूटेंट हम लोग इसको कह सकते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक पॉल्यूटेंट के रूप में भी जाना जाता है। और रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो 7,800 से भी ज्यादा शहरों में केवल 9% ऐसे सिटीज हैं, ऐसे शहर हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर दर्ज की गई जो वायु गुणवत्ता थी उसमें अपना अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिया है। और ये जो नेशंस है हमारे पास में, इन नेशंस में अगर देखा जाए तो WHO के जो मानक अनुरूप थे यानी कि जो उन्होंने एयर क्वालिटी को एक कह लीजिए लेवल पर बनाया था, तो उसमें जो है PM 2.5 का जो औसत वार्षिक स्तर था वो 5 माइक्रोग्राम होने वाला था। अब बताओ 5 माइक्रोग्राम जो है इसकी तुलना में भारत में जो है हम देख करें कि बिहार का बेगूसराय 23 गुना अधिक जो है पॉल्यूटेंट या कह लीजिए कि इस एयर क्वालिटी की जो गुणवत्ता है इससे जो है पार कर चुका है। तो ये एक जो है सोचनीय विषय रहा है, जहां पर जो है 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के हिसाब से, ठीक है, यहां पर जो है इससे अधिक नहीं होना चाहिए था। और जिन हम लोगों ने जो है नेशंस की बात की है जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसमें अगर टॉप 10 सिटीज की बात करें या कंट्रीज की बात करें तो इसमें जो है शामिल होते हैं फिनलैंड, एस्टोनिया, प्यूर्टो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरमूडा, ग्रेनेडा, आइसलैंड, मॉरिशस एंड फ्रेंच जो है पोलिनेशिया। ये वो 10 ऐसे देश हैं जहां पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अपने गुणवत्ता के साथ जो है बनी हुई है, जो कि WHO के द्वारा जारी की गई सूची के अंतर्गत रहता है। वहीं अगर हम लोग आज की दूसरी प्रमुख न्यूज़ की बात करें तो जो मार्स या मंगल ग्रह जिसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, इस रेड प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी पर्वत जो है या सबसे बड़ा जो वॉल्केनिक माउंटेन है उसकी जो है यहाँ पर न्यू डिस्कवरी हुई है, न्यू जो है खोज यहाँ पर हुई है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो प्लैनेट है यानी कि जो मंगल ग्रह है जिसको हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से भी जान सकते हैं, रेड प्लैनेट। इस रेड प्लैनेट में क्या मिला है, यहाँ पर एक नया जो है ग्लेशियल पार्ट मिला है, ठीक है, और ये जो ग्लेशियल पार्ट मिला है वो जो है थैटसिस जो है, इस थैटसिस वाले पार्ट में जो है हमें यहाँ पर मिला है। देखो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं
इसका नाम जो है नॉक्टिस रखा गया है। और ये जो नॉक्टिस है, ये नॉक्टिस जो फाउंड हुआ है वो फाउंड कहां पर हुआ है, दैट इज इन जो हमारे पास में मार्स है, इस मार्स का जो वॉल्केनो है कौन से साइड में, दैट इज थेरसिस साइड में। तो जो थेरसिस प्रदेश है, इस थेरसिस प्रदेश में जो है ये यहां पर मिला है। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक ग्रह पर ऐसे ही पहाड़ मिला है जो कि असल में एक ज्वालामुखी पर्वत की तरफ दिखता है और ये एक एक्टिव वॉल्केनो का ही उदाहरण है। और इस एक्टिव वॉल्केनो की बात करें तो इट इज हायर देन द माउंट एवरेस्ट ऑफ द अर्थ। जैसे पृथ्वी पर अगर हम लोग बात करें कि माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचाई वाला है। माउंट एवरेस्ट यानी कि 8,848 मीटर। और जब हम लोग यहां पर इस जो है माउंट की बात करेंगे, जो वॉल्केनिक माउंटेन मिला है, तो इसकी जो एवरेज हाइट बताई गई है वो लगभग जो है 9,022 मीटर की हाइट है। 9,022 मीटर्स की हाइट का यहां पर जो है नया वॉल्केनिक माउंटेन जो है मिला है, जो कि अगर हम लोग देखें तो माउंट एवरेस्ट से जो है काफी ऊंचा है। वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि इस ज्वालामुखी के उन इलाकों में जहां बर्फ पिघल गई है वहां काफी खनिज होंगे और साथ में यह भी हो सकता है कि वहां पर जो है जीवन पनप रहा हो, यानी कि वहां पर जो है लाइफ की भी आशंका बताई जा रही है कि शायद वहां पर जो है जीवन पनप सकता है। और इस ज्वालामुखी का जो नाम दिया गया है वो है नॉक्टिक्स। और नॉक्टिक्स जो है ये थेरिस प्रदेश में या थेरिस प्रांत जो है, उस थेरिस प्रांत में अगर यहाँ पर हमें ये वॉल्केनिक माउंटेन मिला है तो यहाँ पर जो थेरिस प्रांत है या थेरिस जो प्लेस है जहां पर हम लोग जगह का नाम देते हैं मंगल पर थेरिस, वहां पर जो है ये मिला है। ये जो ज्वालामुखी है ये लगभग 450 किलोमीटर चौड़ा और जैसे मैंने बताया कि 900 मीटर से भी अधिक जो है, यानी कि 9,022 मीटर जो है इसके आसपास इसकी हाइट बताई गई है। यानी कि ये जो माउंट है ये माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा बताया जा रहा है। और नासा के जो साइंटिस्ट है, नासा का जो अंतरिक्ष यान है, इसने जो है मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहे हैं लगातार। और इनके द्वारा जो प्रयास 1971 में किया गया था, तो उसमें पहली बार जो है इस ज्वालामुखी को देखा जरूर गया था, लेकिन इसके बारे में जो है विस्तृत में जानकारी साझा नहीं की गई थी। दैट इज वाई ये जो है ये अभी चर्चा में रहता है कि जो है मंगल पर नॉक्टिक्स नाम की जो है एक नए वॉल्केनिक प्लेनेट की स्थापना हुई, वॉल्केनिक जो माउंटेन है उसकी जो है खोज हुई है। अभी एक बार हम लोग थोड़ा सा इमेजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये काफी समय से जो है 1971 से वैज्ञानिकों के नजर के सामने तो था, लेकिन जो है ये वैज्ञानिकों को दिख नहीं पा रहा था, क्योंकि जिस जगह पर जो है नॉक्टिक्स ज्वालामुखी की खोज हुई है वो जगह दशकों से जो है वैज्ञानिकों के नजर में तो बनी थी, लेकिन जो है स्पष्ट रूप से देखा नहीं गया था। दिखाई क्यों नहीं दे रहा था, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ये जो ज्वालामुखी प्रदेश था ये नष्ट हो चुका था और इसलिए जो है नजरों के सामने जो है नहीं आ रहा था। अब सडन यहाँ पर जो है माना गया है कि वैज्ञानिकों की टीम ने कहा कि ज्वालामुखी के बेस के पास दबी हुई जो ग्लेशियर्स की बर्फ है, इसकी चादर के अवशेष यहाँ पर देखे गए हैं, जिस कारण से इसको हम लोगों ने कहा है कि जो नॉक्टिक्स है उसकी जो है यहाँ पर नहीं खोज हुई। ये तो बात करी हम लोगों ने कि करंट में जो है ये न्यूज़ क्यों चर्चा में रह रही है। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कि जो मंगल ग्रह है, इस मंगल ग्रह की विशेषता क्या है। उससे पहले आप लोगों के साथ में एक वीडियो साझा करता हूं। आप लोगों ने अगर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सोलर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है, तो एक बार आप जो है जरूर उर्फी जावेद की इस वीडियो को जो है जरूर देख लीजिएगा, जहां पर जो है उर्फी जावेद के द्वारा जो नया ड्रेस डिजाइन किया गया है, उनमें जो इनका ये डिजाइन है वो जो है सोलर कह लीजिए फैमिली, जो हमारा सौर परिवार है, उस सोलर फैमिली के जो है सारे प्लैनेट्स को जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप एक बार करेंगे क्या कि इसको जो है वीडियो के फॉर्म में जो है जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें जो है यहाँ पर जो है उर्फी जावेद का जो नया ड्रेस है वो आपको सोलर सिस्टम को जो है याद दिलाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग ये चीज याद रख सकते हैं। अगर हम लोग प्लैनेट की बात करें तो जो हमारे पास में पूरा सौर मंडल है, उस सौर मंडल में कुल मिलाकर जो है 8 ग्रह और 9वें ग्रह के रूप में, हालांकि ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में प्लूटो या यम को जाना जाता है। और अगर हम लोग इन पूरे जो है ग्रहों की सूची की बात करें तो इन ग्रहों में जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग कहां से, दैट इज मरकरी, यानी कि सबसे पहले बुध ग्रह आता है। मरकरी के बाद चलेंगे वीनस यानी कि शुक्र, फिर जो है अर्थ, और अर्थ के बाद में यहां पर एक और ग्रह जो आता है दैट इज मार्स। बुध, शुक्र, पृथ्वी और जो है उसके अलावा मंगल। ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं, इन्हीं 4 ग्रहों को नाम दिया जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, या इनको हम लोग नाम दे सकते हैं कि ये कौन से ग्रह हैं, दैट इज पार्थिव ग्रह हैं। तो अगर पार्थिव ग्रह की बात करें तो वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के रूप में, या इन्हीं ग्रहों को हम लोग नाम देते हैं द इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स यानी कि जो आंतरिक क्या है हमारे पास में प्लैनेट्स है। और वही अगर इससे आगे बढ़े तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर हम लोग इन 4 ग्रहों की बात करें तो इनको हम लोग नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स। इनको आउटर प्लैनेट्स या जुवियन प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं।
तो ये जूवियन प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट्स के रूप में जो है जाने जाते हैं, अर्थात कि बाह्य ग्रह के रूप में जो इनको जाना जाता है। बृहस्पति या ग्रह के रूप में इनको जाना जाता है। तो ग्रहों में जो टोटल 8 ग्रह हैं उनमें से सर्वाधिक प्रमुख ग्रहों की सूची में एक ग्रह आता है जिसका नाम है मंगल। जैसा मैंने आपसे बताया कि मंगल ग्रह को जो है रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यास या इसका डायमीटर लगभग जो है 6794 किलोमीटर के आसपास है। इसकी अगर सूर्य से दूरी देखी जाए, डिस्टेंस फ्रॉम सन देखा जाए, तो लगभग जो है 22.79 करोड़ किलोमीटर जो है दूर है ये सन से। वहीं अगर इसके रिवोल्यूशन पीरियड की बात करें, रिवोल्यूशन पीरियड का मतलब क्या है कि जब कभी प्रत्येक सेलेस्टियल बॉडी या प्रत्येक जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिवोल्यूशन, यानी कि परिभ्रमण और परिक्रमण। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो जब कोई जो है प्लेनेट अपने ही एक्सिस पर, अपने ही अक्ष पर जो है गति करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं उसका रोटेशन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्लोब अर्थ की बात करूं, तो जब ये अपने एक्सिस पर घूम रहा है तो ये इसका क्या है, दैट इज अ रोटेशन पीरियड। यानी कि 24 घंटे के भीतर, लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के भीतर जो है हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, सिडरल जो है डे के रूप में उसको जानते हैं। वहीं जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इसी समय जो है ये सूर्य के चारों ओर भी क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो इसको हम लोग इसका परिक्रमण काल कह सकते हैं, यानी कि रिवोल्यूशन पीरियड। तो ठीक ऐसा ही जैसे पृथ्वी जो है अपना एक जो रिवोल्यूशन पीरियड पूरा करती है सूर्य के चारों ओर 365 दिन और 6 घंटे के भीतर, वहीं उसी तरीके से जो हमारा प्लेनेट मार्स है उसके द्वारा 22.79 किलोमीटर की डिस्टेंस के साथ साथ में लगभग 686.98 डेज, लगभग इसको 687 दिन मान लेते हैं, 687 डेज जो है 687 डेज में एक चक्कर पूरा लगाता है। अच्छा, यहां पर एक और विशेषता आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि जब ये रिवोल्यूशन करता है, जब ये चक्कर लगाता है, तो इसका जो पाथ होता है वो पाथ हमेशा होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ये जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है गति करेगा। पूरे सौर परिवार में सिर्फ अगर 2 ग्रहों को हम लोग एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, जिसमें जो है एक आएगा हमारा वीनस यानी कि शुक्र और दूसरा आएगा हमारे पास में दैट इज यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। अगर अरुण और शुक्र को हटा दिया जाए, अरुण और शुक्र हमेशा क्या करेंगे, जो गति करेंगे वो क्लॉकवाइज करेंगे, न बल्कि एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में गति होती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की दिशा में गति होती है। जबकि क्लॉकवाइज अगर बात करें तो ये पूरब से पश्चिम की दिशा में गति करता है। अर्थात अगर हमसे पूछता है कि शुक्र और अरुण ग्रह जो है वो किस पाथ पर गति करते हैं, तो उनका जो पाथ होगा वो क्लॉकवाइज होगा, न बल्कि एंटी क्लॉकवाइज। मतलब वो पूरब से पश्चिम की ओर गति करेंगे, जबकि बाकी इंक्लूडिंग अर्थ, पृथ्वी की बात करें तो ये हमेशा वेस्ट से जो है ईस्ट की तरफ जो है मूवमेंट या जो है गति करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो एक हाईएस्ट माउंटेन ऑलरेडी फाउंड है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। तो निक्स ओलंपिया जो है यहां पर सबसे हाईएस्ट माउंटेन मिलता है मंगल ग्रह पर। और साथ में अगर मंगल की बात करेंगे दोस्तों, तो मंगल ग्रह पर जो है 2 सैटेलाइट्स हैं जिनमें आता है फोबोस और जो है डिमोस। तो फोबोस और डिमोस जो है ये मंगल ग्रह के सैटेलाइट्स हैं, और मंगल ग्रह जो है वो आता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या इनर प्लैनेट्स के रूप में। तो ये एक जो नई यहाँ पर खोज हुई है, न्यू वॉल्केनो जो मिला है, उसके भीतर हम लोगों ने इसका ट्रेडिशनल पार्ट भी देख लिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण न्यूज की तरफ, जिसके भीतर अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर हैप्पीनेस की हम लोग बात करते हैं। देखो भाई, आज का दिन जो है सबके लिए खुशी का दिन होना चाहिए, हैप्पीनेस का डे होना चाहिए, और आपकी सुबह की शुरुआत जो है वो हैप्पीनेस के साथ या खुशी के साथ ही होनी चाहिए, ताकि पूरा जो दिन है, पूरा जो वर्ष है वो आप लोग जो है खुशमयी ढंग से जिए। और इस बार अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल प्रसन्नता दिवस की, तो आज यानी कि 20 मार्च को पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी शुरुआत अगर हम लोग बात करें तो हर साल जो है साल 20 मार्च को यह दिन जो है यूएन के द्वारा इनिशिएट करते हुए मनाया गया था, और हैप्पीनेस इंडेक्स भी इसी दिन जो है जारी किया गया है। आज हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हो गया, जो मैं इस न्यूज़ के आगे जो है आपको बताने वाला हूँ। संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली है, इसके द्वारा 12 जुलाई वर्ष 2012 को अपने प्रस्ताव हालांकि याद नहीं रखना है, ठीक है, 281 जो है पेजेस का प्रस्ताव था, और जो उसमें 66 जो है उसमें प्रस्ताव का पेज संख्या है, उसमें दुनिया भर के मनुष्यों के जीवन में जो सार्वभौमिक लक्ष्य हैं, ये जो यानी कि जो हमारे यूनिवर्सल गोल हैं, जो हमारे जो है सार्वभौमिक लक्ष्य हैं, और जो हमारी आकांक्षाएं हैं, उनके रूप में जो है खुशहाली को और कल्याण की प्रासंगिकता को देखते हुए इसको मान्यता देते हुए 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में जो है सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव रखा गया था।
वर्ष 2011 में यूनाइटेड जो नेशंस है यूएन है, इस यूएन के एडवाइजर जेम इलियन के द्वारा जो है यूएन की महासभा में हैप्पीनेस डे को जो है मनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है रखा गया था 2011 में। और इस साल अगर हम लोग बात करें वर्ष 2024 में, तो जो ग्लोबल हैप्पीनेस डे मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जा रहा है, इसका जो विषय है, इसका जो थीम है वो है रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। यानी कि यहां पर अगर हम लोग बात करें तो रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग द रेजिलिएंट कम्युनिटीज जो है ये हमारा इस वर्ष का थीम रहने वाला है। और अब यदि हम लोग चर्चा करें कि वर्ष 2024 का जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट आया है, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या रिपोर्ट आया है 2024 का, तो उसमें जो है भारत का क्या स्थान रहा है, हर साल जो है इस तरीके के जो है सवाल बन जाते हैं। इस बार जो टोटल 143 देशों की जो लिस्ट जारी हुई है हैप्पीनेस को लेकर, उसमें जो भारत का स्थान है वो 126वां स्थान रहा है। बताओ मेरे भारत के वासियों, आप इतना जो है नाखुश क्यों रहते हो? हमें जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप करना है, हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे आना है। और उसके लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि हम दिन भर हंसते हंसते अपने आप को दिखा रहे, नहीं, उसके कई आयाम, कई क्राइटेरियाज होते हैं जिस पर इंडिया जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है और आगे आ सकता है। अभी इस बार के इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो विशेष हुआ है वो ये हुआ कि पिछले अगर 10 वर्षों की मैं बात करूं, पिछले एक दशक की मैं बात करूं, तो ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो जर्मनी है वो टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हैं। मतलब क्या है कि इस बार जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो स्थान आया है वो 23rd आया है, और वहीं अगर हम लोग जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का स्थान जो है 2024 आया, जबकि इससे पहले के जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं वो हमेशा जो है टॉप 20 जो है हैप्पीनेस इंडेक्सेस के भीतर जो है काउंट होते थे। अगर नॉर्डिक देश की बात करें तो 10 सबसे खुशहाल देशों में अपना स्थान जो है बरकरार रखा है नॉर्डिक देशों ने, लेकिन इसके भीतर भी अगर बात करें तो जो डेनमार्क है, डेनमार्क का स्थान इस बार आइसलैंड और जो है स्वीडन और फिनलैंड से जो है पीछे रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो है हम लोग याद रख सकेंगे। वर्ष 2020 में तालिबानियों के नियंत्रण आने के बाद आप जानते हैं कि जो मानवीय तबाहियां हुई थी, तो उसके बाद में जो अफगानिस्तान है, उस अफगानिस्तान इस सर्वेक्षण में जो सबसे निचला पायदान है, यानी कि टोटल मैंने कहा ना 143 नेशंस है, तो 143 नेशंस में अफगानिस्तान जो है वो अंतिम स्थान पर आया है, इस बार की रिपोर्ट में जान सकते हैं। हालांकि मैंने रिपोर्ट की एक सूची जो है आप लोगों के सामने पूरी साझा की है, जिसके भीतर आपको पूरी सूची को पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, ना ही अभी कोई नीड है। तो यहां पर बस इतना याद रख लीजिए कि जो टॉप हैप्पीनेस कंट्रीज हैं उनमें कौन कौन से आता है। ठीक है, शायद आपको दिखेगा नहीं इतना बारीक, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सबसे टॉप में जो है वो है फिनलैंड, फिर है डेनमार्क, फिर है आइसलैंड, फिर है स्वीडन, फिर है इजराइल, फिर है नीदरलैंड, फिर है नॉर्वे, फिर है लग्जमबर्ग, आफ्टर दैट स्विट्जरलैंड, एंड टॉप 10 में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। अब बाकी जो है आपको अभी इतना सारा कुछ इसमें जो है छाटने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, इतना हम लोग जरूर जान सकेंगे कि जो इंडिया है, अपना प्यारा भारत जो है, वो कहाँ जो है इस रैंक में स्टैंड करता है। तो जैसा मैंने आपको रिपोर्ट के स्टार्टिंग में बता दिया कि जो इंडिया की रैंकिंग है दैट इज 126, और इंडिया जो है 126 की रैंकिंग के साथ में इंडिया जो है यहाँ पर ये 126 की रैंकिंग के साथ में जो है यहाँ पर स्टे करता है। और इसमें स्कोर की बात करें तो 4.054 के स्कोर के साथ इंडिया का जो स्थान है वो 126वां जो है यहाँ पर स्थान है। ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर जो है देखें तो इंडिया के ठीक बाद जो है श्रीलंका, हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका 128वें स्थान पर है, बांग्लादेश जो है 129वें जो है यहाँ पर स्थान पर जो है स्टैंड करता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर देखा जा सकता है हैप्पीनेस को लेकर। ठीक है, चलिए एक बार इसको हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और जैसा मैंने कहा कि लास्ट अगर देखेंगे तो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान का प्लेस यहाँ पर जो है अंतिम आता है। तो ये हमारे पास में एक रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। एक और करंट की न्यूज़ है कि चुनाव आयोग के द्वारा हिमाचल प्रदेश में मतदान को और अधिक बढ़ाने के लिए और अधिक जो है प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 414 अभियान जो है यहाँ पर शुरू किया गया। बस हमें ये याद रखना कि मिशन 414 अभियान क्या है। तो ये चुनाव आयोग के द्वारा अभी जारी किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो है मतदाताओं को ये इनकरेज किया जाएगा कि भाई आप मतदान में जो है अधिक से अधिक भूमिका निभाएं। कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद आप जानते हैं कि जो 6 विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां पर अब जो है इन सीटों पर जो है उपचुनाव 1 जून को होने वाला है। 1 जून जो है उसको चुनाव होने वाला है, और आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश की जो 4 लोकसभा सीटें हैं उनके साथ जो है यह चुनाव होने वाला है।
भारत के चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश में 414 मतदान केंद्रों पर, 414 नाम इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो पोलिंग बूथ है, मतदान जो केंद्र है वो कितने हैं, 414 हैं। तो इनमें जो है अधिक से अधिक जो है मतदान किया जाने के लिए अभियान चलाया गया है, जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव में जो है 60% से भी कम मतदान हुआ था। लोग जो है अधिक जागरूक, अधिक अवेयर नहीं थे, तो इनके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जो है इस प्रकार का प्रोग्राम या इस प्रकार का जो है मिशन शुरू किया गया है। वहीं अगर हम लोग अंत में बात करें आज के, तो देश की जो पहली बुलेट ट्रेन है वो 2026 में चलेगी, ऐसा जो है यहाँ पर स्टेटमेंट आया है हमारे भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का। अश्विनी वैष्णव जी के अनुसार ये मानना है कि वर्ष 2026 तक जो है हमारी पहली जो बुलेट ट्रेन है वो चलेगी सूरत और जो है बिलीमोरा के बीच में। सूरत यानी कि गुजरात से लेकर बिलीमोरा यानी कि हम लोग बात करें महाराष्ट्र, तो ये जो है अहमदाबाद से होते हुए, या कह सकते हैं कि गुजरात जो है, इस गुजरात से महाराष्ट्र के बीच में जो है पूरी एक जो है ये ट्रेन यहाँ पर चलने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की है कि इस परियोजना का उद्देश्य जो है वो मुंबई और अहमदाबाद के मार्ग के शहरों की जो अर्थव्यवस्था है इनको बढ़ाना है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें बात करें तो इससे होता क्या है कि इससे जो है यात्रा का समय जो है बच जाता है। अगर हम लोग बात करें तो लगभग 508 किलोमीटर की जो है दूरी है, कहां से लेकर, सूरत से लेकर बिलीमोरा के बीच में, या हम लोग कह सकते हैं अहमदाबाद से लेकर मुंबई के बीच में, तो इसको जो है मात्र जो है 2 घंटे की दूरी में जो है तय किया जा सकेगा। इसके साथ यहां से जो है शुरुआत हुई है। साथ में अगर हम लोग बात करें तो इनके अलावा जो है इसी योजना के भीतर जो है लगभग मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में जो है समुद्र के अंदर से जो है एक सुरंग बनाने का भी जो है काम शुरू हो चुका है, ऐसा रेल मंत्रालय का जो है मानना है। और अगर हम लोग जो है इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की बात करें तो इसके लिए लगभग 1.08 लाख करोड़ रुपए जो है इसका निवेश किया जा चुका है। और ये जो बुलेट ट्रेन है इसकी जो मैक्सिमम स्पीड रहने वाली है वो लगभग 320 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, प्रति घंटे के हिसाब से रहने वाली है। पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि जहां पर जो है स्लैब ट्रैक जो प्रणाली है, स्लैब ट्रैक सिस्टम जो टेक्निक है उसका जो है इसमें प्रयोग किया जा रहा है। और इस प्रयोग के साथ में जो है हम लोग जान सकते हैं कि भारत ऐसा देश बन जाएगा जहां पर जो है अधिक स्पीड से यात्रा समय को कम करते हुए जो है अधिक से अधिक जो है दूरी तय की जाएगी। बुलेट ट्रेन के एक्सपेरिमेंट के बाद में जो है यहाँ पर कार्य स्टार्ट हो जाएगा। बुलेट ट्रेन परियोजना की बात की जाए तो ये भारतीय रेलवे में एक नया जो है क्रांति लाने का एक साधन है, एक नए रेवोल्यूशन को लाने का साधन है। और भारतीय जनता के लिए जो है परिवहन की अधिक कुशल, तेज साधन प्रदान करने की जो है दृष्टि से इसकी जो है शुरुआत की जा सकेगी। वहीं दूसरी ओर बात करें तो इस परियोजना की जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनमें आता है 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति में सक्षम हाई स्पीड ट्रेनों का जो है शुरुआत किया जाए। 160 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली जो सेमी स्पीड ट्रेनें हैं इनको भी लॉन्च किया जाए। और तेज ट्रेन सेट जो है इनको जल्द से जल्द लागू किया जाए और मौजूदा ट्रेनों की जो गतियां हैं उनको बढ़ाया जाए, ताकि जो यात्रा का समय है वो यात्रा का समय जो है वो कम हो और जो है असुविधा जो हो रही है अभी ट्रेन या रेल को लेकर वो जो है दूर की जा सके। भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है, जैसा मैंने अभी आपसे बताया है कि वो जो है उस पर कार्य चल रहा है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच चल रही है, कॉरिडोर का उसमें जो है निर्माण भी किया जाएगा। और इसके अलावा जो है भारतीय जो रेल मंत्रालय है इसने 6 और हाई स्पीड जो है रेल कॉरिडोर्स के लिए जो है एक विस्तृत परियोजना का जो है उद्घाटन भी किया है। और ये जो 6 परियोजनाएं यहाँ पर बात की जा रही हैं, अगर हम लोग अहमदाबाद और मुंबई के अलावा बात करें तो दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से अहमदाबाद, मुंबई से नागपुर, मुंबई से हैदराबाद, चेन्नई से मैसूर और दिल्ली से जो है अमृतसर के बीच में जो है इन परियोजनाओं को यहाँ पर चलाया जाएगा, जिसमें बुलेट ट्रेन जो है, हाई स्पीड ट्रेन जो है उनकी शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। तो आई थिंक दोस्तों आज के लिए यहीं पर हम लोग जो है इन करंट अफेयर्स न्यूज़ को समाप्त करेंगे। मुझे उम्मीद तो यही है कि आप लोग जो है वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को जो है क्लिक जरूर कर लीजिए। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप ट्राइंग।